हल्दी को उगा के उसको ज्यादा देखभाल नहीं करती, पर सरकार खरीदेगी। उसके अलावा इन खेतों को बचाना है हमने। तो आपने देखा कि हमने मुख्यमंत्री संरक्षण योजना लाई है कि नील गाय ना घुस सके, तो उसमें जालीदार सोलर ऊर्जा और नुकीली तारों का इस्तेमाल के लिए हमने बजट में प्रावधान किया गया। 1 साल बाद आप इनकी स्थिति में बदलाव देखोगे। जब हमने दूध का रेट बढ़ाया तो आनी, रामपुर, रोडों में वो बदलाव हमें देखने को मिला। अब हमें एक साथ दूध का रेट हम पहले अगर बढ़ाएं तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हमने ढगवार का काम शुरू कर दिया है, जो अगले मार्च में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस दृष्टि से खेती को कैसे मजबूत किया जाए और गांव में रहने वाले किसान और आम आदमी जो खेती पर निर्भर है उसकी जेब में कैसे पैसा डाला जाए, ये दृष्टिकोण रखा गया। ऊना में आलू होता है, आलू का उचित मूल्य नहीं मिलता, तो ऊना के आलू को उचित मूल्य देने के लिए हमने वहां प्रोसेसिंग यूनिट लगाया और उस प्रोसेसिंग यूनिट से भी जो आलू खरीदने वाला किसान है उसके पर डायरेक्ट हाथ में पैसा जाएगा। बागवानों के लिए भी हमने योजनाएं लेकर आए। बागवानी हमारी एक स्थापित उद्योग है, उसको और कैसे स्ट्रेंथनिंग करना, उस दिशा से काम कर रहे हैं। अब जो आलू है, अगर सेब भी लगेगा तो आलू वहां भी लगेगा, किसी खेत के नीचे हो सकता है, हल्दी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मक्की भी होती है। तो इस सब दृष्टिकोण को पहचानते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इस पहलू को हमने बढ़ावा दिया। फिर हमने देखा कि हमारे गांव जो है जंगल भी साथ है। जिस प्रदेश की 67% भूमि वन भूमि कहलाती है, उस 67% वन भूमि पर प्लांटेशन जो होती है वन विभाग द्वारा की जाती है, वो पहले सरकार द्वारा की जाती थी। हमने कहा कि जो पंचायतों में महिला मंडल बने हैं, युवक मंडल बने हैं, स्वायत्त संस्था बने हैं, उसमें अगर वन विभाग 1 हेक्टेयर क्षेत्र उनको देता है कि इस वन की भूमि पर आपने पौधा लगाना है, हमने उसका भी मूल्य तय कर दिया। अगर कोई बाढ़ लगाने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा, खुद लगाना चाहे या विभाग लगा के दे देगा, खुद भी लगा सकता है महिला मंडल, और उसके बाद उसको पौधे दिए जाएंगे। उन पौधों को लगाने के लिए और बाढ़ लगाने के लिए एक महिला मंडल को 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, यानी 1 हेक्टेयर होता है 12.5 बीघे, यानी 25 कनाल, उसमें लगाने के लिए उसको 2,40,000 बाढ़ की सहायता देंगे। बाढ़ महिला मंडल खुद लगाना चाहता है, ठीक है, नहीं तो वन विभाग खुद लगा के देगा। फिर क्या होता है, प्लांटेशन के समय आप क्या करते कि प्लांट लगा दिया, मुख्यमंत्री जी ने प्लांट लगा दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने प्लांट लगा दिया, विधायकों ने प्लांट लगा दिया और प्लांटेशन हो गया। और प्लांटेशन की देखभाल कौन करेगा? कोई देखभाल नहीं करता। उस प्लांटेशन की देखभाल करने के लिए हमने 1 लाख निश्चित किया और कहा कि अगर 100 पौधे लगते हैं, 100 में से 50 पौधे भी अगर वो जीवित रहते हैं तो उसे 1 लाख मिलेगा। फिर उसकी जड़ें मजबूत अगले साल होगी, फिर 1 लाख मिलेगा। इस तरह 6,40,000 महिला मंडलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। ये उद्देश्य उसका है। तीसरी बात कि हमारी जो डेयरी इंडस्ट्रीज है वो कैसे बढ़े, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को खर्च किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमने टूरिज्म सेक्टर को देखा। टूरिज्म सेक्टर में बड़े उद्योगपति यहां आना चाहते हैं। मैंने 2 साल के अनुभव में यह पाया कि हमें कुछ नियमों और कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है। 3 स्टार यहां बनाना चाहते हैं, 4 स्टार यहां बनाना चाहते हैं, 5 स्टार यहां बनाना चाहते हैं और 7 स्टार यहां बनाना चाहते हैं। तकरीबन 200 होटल जो है वो विभिन्न नियमों और कानून के तहत बदले। हमने कहा कि 200 होटल वाले जो भी अपनी एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे, 1 महीने के भीतर हम उनको परमिशन दे देंगे और अपना कार्य शुरू करें। उसी तरह बड़े हॉस्पिटल्स वाले भी आना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने वेलनेस सेंटर के तौर पर हमने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आगे किया। जो भी परिस्थितियां हैं, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमने कहा कि कोई डीजल की बस खरीदना चाहता है, अगर 40 लाख की डीजल की बस है तो उसे 30% सब्सिडी मिलेगी, यानी 12 लाख सब्सिडी मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिकल बस खरीदना चाहता है ताकि जो बसों की कमी है तो उसे 40%
सब्सिडी मिलेगी, यानी 1 करोड़ में 40 लाख की सब्सिडी हम देने जा रहे हैं। और राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का ये फायदा हुआ कि 40 गाड़ियां हमारी डिपार्टमेंट में लग गई। उन युवाओं ने उसको साफ भी रखना, उन युवाओं ने उससे अपनी जीविका कमाना शुरू कर दिया। फिर हमने अपने पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। पहले दिन से हमारा ग्रीन स्टेट बनाने का, जितनी इलेक्ट्रिकल, अभी हम एक नीति लाएंगे, जो भी डीजल पेट्रोल की गाड़ी ई टैक्सी में बदलना चाहता है, एक सीमित आय उसकी है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और हमारी जो संपदा है वो कुछ ही लोगों के हाथ में और कुछ ही लोगों द्वारा संचालित की जाती है। मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि हमारी संपदा का अधिकांश भाग, हमारी इकोनॉमी का अधिकांश भाग सरकारी कर्मचारी को पेंशन, वेतन और ऋण की अदायगी और मूलधन में चला जाता है। तो उस संपदा का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश के उस समाज के वंचित वर्गों को भी मिले जो इस समाज में किसी न किसी रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो जो सब्जी विक्रेता है, जो चाय वाला है, जो पान वाला है, जो जूते की मरम्मत करने वाला है, वो बेचारे 1 लाख का लोन लेते हैं, बढ़कर वो 1.5 लाख का हो जाता है और 1.5 लाख के बाद 2 लाख लोन हो जाता है। हम उसके साथ एक वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे और उस पॉलिसी के तहत उसके ब्याज को निश्चित किया जाएगा और उस ब्याज को हम सरकार द्वारा वहन करेंगे। मूलधन जो होगा वो अगर पे करने की क्षमता में होगा तो उस दुकानदार, लघु दुकानदारों को देंगे। इसके अलावा किसान है, किसान ने ग्रीन हाउस के लिए लोन ले लिया, उसका बिक रहा है, वो मूलधन देना चाहता है लेकिन ब्याज मूलधन से ज्यादा हो गया है, तो उसमें भी हम वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे और उनका आने वाले समय में जो ब्याज के साथ हमारी वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी बनेगी उनको माफ किया जाएगा। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने समाज के उस वंचित वर्ग का ख्याल रखा है, जो वंचित वर्ग, समाज के उस वंचित वर्ग कई सालों से उपेक्षित महसूस कर रहा है। उसके अलावा घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक सर्वेंट्स होती है, लेडीज होती है, बेचारे घर में काम करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हमने कहा कि उनके पास आय सीमा की कोई पात्रता नहीं होगी। उन महिलाओं की अगर 1 बेटी है, 2 बेटी है, हमारी सरकार इंदिरा गांधी प्यारी सुख सम्मान निधि के तहत उन बेटियों को 1500 रुपया हर महीना देना 1 जून से शुरू कर देगी। उसके अलावा विधवाओं की बेटियां हैं, विधवा महिला को तो पेंशन मिल रही है, उनकी बेटियों को भी हम 1500 रुपया महीना, पात्र महिलाएं जो होंगी वो उनको देना हम शुरू कर देंगे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत। यही नहीं, ये सब चीजें देने के बावजूद हमने हर वर्ग का सोचा, किसान का सोचा, छोटे दुकानदार का सोचा, घर में काम करने वाले लोगों का सोचा, और फिर सरकारी कर्मचारी आते हैं। सरकारी कर्मचारियों ने विकास की गाथा लिखी है। कुछ सरकारी कर्मचारी आंदोलन करते हैं, पेंशन आंदोलन करते हैं। आंदोलन का नहीं, हमारा मकसद तो प्रदेश की संपदा का सही बंटवारा करना है। मैंने कई बार कहा है, हम अपनी संपदा को तो ना तो लुटाएंगे ना ही लुटने देंगे, उस संपदा का समाज के सभी वर्गों में सही बंटवारा करेंगे। इस दृष्टि से हमने जो 70 साल से ऊपर के पेंशनधारी है उनकी इस साल सारे जो एरियर है उसको देने की हमने घोषणा की। इसके साथ क्लास 3, क्लास 4, क्लास 1 का भी चरणबद्ध तरीके से एरियर देने की हमने घोषणा की। उसके अलावा किसी सरकारी कर्मचारी ने ये सोचते हुए विचार में, सभी मैं सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, सभी जो यूनियन वाले हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, चाहे वो सभी यूनियन के है, चाहे वो एनजीओ है, चाहे पेंशनर यूनियन है, सबका धन्यवाद। किसी ने मांग नहीं की, उन्होंने आर्थिक स्थिति को समझा, उन्होंने आर्थिक विषमता को समझा
जो आर्थिक कुप्रबंधन पिछली सरकार द्वारा किया गया, उन्होंने कोई मांग नहीं की, लेकिन हमने सोचा ये दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, इस प्रदेश की संपदा को बचाए रखे हैं, इनका भी अधिकार है। मैंने बजट का राजस्व देखा, उसको सही किया, और आज उनको हमने 3% का डीए अपने सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पेंशन भोगियों सबको दिया। तो ये व्यवस्था है, परिवर्तन ही है। जहां कोई मांग नहीं रहा, जहां कोई अधिकार को लेकर आंदोलन नहीं कर रहा, आंदोलन हुए तो कोई स्टेट कैडर को लेकर हुए, कोई किसी को लेकर हुए, लेकिन किसी ने अपने वेतन को बढ़ोतरी के लिए नहीं कहा। लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते अगर वो नहीं कहते हैं तो उनकी पीड़ा को भी मुझे समझना है, उनके दर्द को भी मैंने समझना है। वो सरकारी कर्मचारी, किसान, आम नागरिक हमारे समाज के नागरिक है, और उनकी संपदा को बांटने का हमने पूरा निर्णय लिया। युवाओं को बोला हमने कि आप ट्राइबल में हो, अपना कोई होटल खोलते हो तो उनको 5% इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलेगा, यानी कि जो 10% को घटाकर 5% रख लीजिए। तो जो 5% हम इंटरेस्ट सब्वेंशन लेकर आए हैं, और जो ट्राइबल में नहीं रह रहे, ग्रामीण क्षेत्र में बनाना चाहता है, उनको हम 3 और 4% का इंटरेस्ट सब्वेंशन देंगे। जो गांव में किसी के पास सरकारी जगह है, वो अपना अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो हमने उसको बोला कि ट्राइबल क्षेत्र में 5% का इंटरेस्ट ब्याज हम सरकार देगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मेगावाट तक 4%, और 1 मेगावाट से कोई भी हिमाचली युवा अगर सोलर प्रोजेक्ट लगाता है उसको हम 3% 1 मेगावाट से ऊपर वाले को देंगे। इसके लिए योजना भी हम लाएंगे। तो इससे युवाओं के रोजगार के साधन बढ़ेंगे। 1000 बसेस हम युवाओं को देने जा रहे हैं, ताकि किसी को सुविधा ये ना रहे। ये सारा परिवर्तन क्यों करने जा रहे हैं? ये व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन में आप सब लोगों का अधिकार है। इस प्रदेश की संपदा को आम लोगों तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है। पिछली बार हमने मनरेगा में 60 रुपए की बढ़ोतरी की, इस बार हमने मनरेगा में 20 रुपए की बढ़ोतरी की, 320 रुपए दिया जा रहा है। और जितने भी पहाड़ी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा हमारी मनरेगा होगी। क्यों? मनरेगा में काम करने वाले जो हमारे भाई बहन है, उन्होंने कभी मांग नहीं की है, कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन हम उनकी स्थिति को समझते हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए उन परिवारों की आर्थिक समृद्धि कैसे आए, ये सब चीजें ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। बाकी जो हम दे रहे हैं तो हम करेंगे ही। अब बताइए, जिस प्रदेश की हेल्थ सेक्टर में आईजीएमसी में 19 साल पुरानी एमआरआई लगी हो, 19 साल, टांडा में क्या हाल होगा? 10-20 साल पुराने मेडिकल टेक्नोलॉजी है, वहां डॉक्टर छोड़ कर चले जाते थे, पीजी करके चले जाते थे। हमने उनका कहा कि जो पीजी कर रहे डॉक्टर है उनको 62-65 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपया हमारी सरकार देगी, और जो एसआरशिप कर रहे हैं उनको 1,30,000 रुपए देगी, ताकि हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस अच्छे हो सके। हम युवाओं को रोजगार आउटसोर्स पर दे रहे हैं। आउटसोर्स की एक बड़ी लाइन खड़े होकर हमारे पास 20-20 साल पुराने आउटसोर्स वाले आते हैं। हमने कहा उस नीति में बदलाव करेंगे, और हम सरकारी क्षेत्र में गुजरात का एक मॉडल है उसको स्टडी कर रहे हैं, उस स्थिति से आगे बढ़ेंगे ताकि उनको आउटसोर्स की कमी ला सके। यही नहीं, सड़कों में हमारा कैसे खर्च होना है, पानी में कैसे खर्च होना है, उसकी गुणवत्ता पर हम जोर दे रहे हैं। तकरीबन हर क्षेत्र के हर वर्ग को हमने, विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी हमने अपनी तरफ से बेस्ट बजट इस साल का, जहां आर्थिक संकट हो, प्रस्तुत किया है। 1 साल बाद आप गांव के किसान के पास जाएंगे, आप उसकी जेब में पैसा देखेंगे, और ये नीति आने वाले समय में उनके जीवन में बदलाव लाएगी। दूध से बदलाव आया, मक्की से बदलाव आया, अब टर्मरिक से बदलाव आएगा। यही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है।
डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में आउटसोर्स पर 13,000 में लगा हुआ है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 15,000 में लगा हुआ है, मेरिट पर आया हुआ। हमने कहा सबको 25,000 रुपया मिलेगा और उनके पद भी अभी भरे जाएंगे। इस वर्ष हम परफॉर्म करके आपके सामने बताएंगे कि कहां कहां जो गलतियां हुई उसमें सुधार करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। हर दिन हम मॉनिटरिंग करेंगे, बैठ के बात करेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य हर दिन जो बजट में आया उसको कैसे अमली जामा बनाएंगे, हम इस दृष्टि से काम करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलजुल कर इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। 25,000 पोस्टें भरी जा रही है। आईपीएच में इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, कुछ जगह खत्म हो चुके हैं। 25,000 पोस्टें तो ये सरकारी क्षेत्र में, चाहे आउटसोर्स में, चाहे किस सरकारी क्षेत्र में, चाहे हम रेगुलर भर रहे हैं, इसमें भरी जा रही है। जो और संसाधन हम पैदा कर रहे हैं, जो हम इंटरेस्ट सबवेंशन लाए हैं, वो भी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश की 80% लोग जनसंख्या गांव में रहती है। गांव समृद्ध होगा, प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, 2032 की जो हम कल्पना लेकर चले हैं कि हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होंगे, ये नीतिगत बदलाव उस दिशा की ओर अग्रसर कर रहा है। इसमें आप परिवर्तन हो सकता है कि हमारी नीतियों में कुछ खामियां, उसमें हम सुधार करेंगे। हमें फैसला जहां गलत होगा उसमें बदलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, पर हम फैसले अच्छेपन में सोच विचार करके लेते हैं। हेल्थ सेक्टर में आप आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। शिक्षा क्षेत्र में आपने बदलाव देखा। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमने डे बोर्डिंग स्कूल बनाने स्टार्ट कर दिए। अगले साल 10 डे बोर्डिंग स्कूल होंगे। आपको मैं अपने दो डे बोर्डिंग स्कूल में लेकर जाऊंगा, जहां बोलेंगे कि गांव के बच्चे, हम इन स्कूलों में पढ़ते हैं। अभी जो गांव के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहां क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। गांव के परिवारों के साथ भी धोखा कर रहे हैं और उन बच्चों को जो स्कूल में जा रहे हैं उनको भी धोखा कर रहे हैं। इसमें भी बदलाव की जरूरत है। तो प्रदेश बदलाव के दौर से गुजरते गुजरते आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यही व्यवस्था परिवर्तन होता है जब आर्थिक तंगी के बाद सभी वर्गों को कुछ ना कुछ मिला हो, और उसका मूल मंत्र ये होता है नीतिगत बदलाव, नियम में बदलाव, कानून में बदलाव, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके जनता का पैसा, जनता की संपदा को जनता में बांटना है। यही मैं आपको लोगों के साथ ये कहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में और महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। टूरिज्म सेक्टर में करेंगे, टूरिज्म के सेक्टर में करेंगे, और एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स में हम बदलाव करेंगे। हिमाचल बदल रहा है। हमारे अपनी सोच को बदलना होगा। हमें उन परिस्थितियों और उस सोच के साथ चलना होगा जो भविष्य की सोच है। और प्रकृति में बदलाव ही सबसे बदलाव प्रकृति का नियम है। तो हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आप जानते होंगे कि आज सरकारी कर्मचारी, मजदूर, किसान, महिलाएं, सबको कुछ ना कुछ इस बजट में हमने दिया है। आप सब लोगों ने हमारी बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल पूछना चाहता है पूछ सकता है। रेवेन्यू जनरेशन जितना पिछले वर्ष हुआ उसके कंपैरिजन में कितना एक्सपेक्टेड है इस फाइनेंशियल ईयर? देखिए, रेवेन्यू जनरेशन 2 साल हो गए हमारी सरकार को, तकरीबन 3,000 करोड़ रुपया का करीब रेवेन्यू जनरेशन की संभावना है। राजकीय घाटा तो पीछे से चलता आ रहा है। इसको पूरा करने के लिए ही तो ये बजट का प्रावधान किया गया। 6-7 हजार करोड़ का जो होल है उसको पूरा करने के आगे को हमारा है। सर, आपने अपने में एक बात बड़ी अच्छी कही कि ये साल अगला जो आ रहा है वो चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ये दिख रहा है, जैसे आरडीजी गिरा है उसके साथ। आपके अभी के फिगर बता रहे हैं कि पेंशन 3% लाइबिलिटी बढ़ी है, लोन रिपेमेंट इस साल 2% लाइबिलिटी बढ़ी है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 4% गिरा है पिछले साल के मुकाबले। तो इसमें एक ट्रिकी सवाल ये है कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपके पास चीफ सेक्रेटरी भी ऐसे होंगे जिनके पास फाइनेंस का अनुभव नहीं होगा। ये चीज थोड़ी समझने वाली है, क्योंकि जो